IVM। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। हमेशा की तरह दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ, और हम सब बहुत लकी हैं कि ये दोनों ही खास मेहमान इन दोनों भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज चल रही है उसमें कमेंट्री कर रहे हैं। हम बात निखिल भाई की कर रहे हैं और सबा भाई, और ये दोनों ही चश्मदीद गवाह आज हमारे साथ हैं और आज हमें ये बताएंगे कि भारतीय टीम कितनी तैयार है दूसरे T20 मुकाबले के लिए। क्या कुछ पहले मुकाबले में कमियां थी, उस पर कैसे काम किया होगा भारतीय टीम ने, क्योंकि समय बहुत कम था। यानी कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है बीच में, आपको ट्रैवल करना है और अगले दिन आपको मैच खेलना है। तो कुछ ऐसी परिस्थिति में न्यूजीलैंड कितनी तैयार होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी यूएई में फाइनल मैच खेल के आए और बहुत थकी हुई टीम लग रही थी पहले मैच में। इस बात का जिक्र सभा भाई ने किया भी था जब हमने चर्चा की थी पहले मैच के बाद। लेकिन अब दूसरे मैच में कैसे ये टीम इकट्ठी होगी और कैसे भारतीय परिस्थितियों में भारतीय पिचों पर वो हराएंगे भारतीय टीम को, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। रांची एक और ऐसी जगह जहां पर ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और क्योंकि ईशान किशन का उनका अपना घरेलू मैदान है, वहां पर क्या उनको मौका मिलेगा, क्या कोई रोटेशन सिस्टम देखने को मिलेगा राहुल द्रविड़ की तरफ से, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सभा भाई और निखिल भाई, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। और शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर सवाल भी आने शुरू हो चुके हैं। दूसरा मैच सभा भाई, बैक टू बैक ट्रैवलिंग कितना मुश्किल दोनों टीमों के लिए, और कॉम्बिनेशन सही चुनना, और बिना केन विलियमसन के क्या न्यूजीलैंड की टीम बहुत हल्की लग रही है इस समय? गुड मॉर्निंग राजीव। गुड मॉर्निंग। न्यूजीलैंड की टीम जो है बल्लेबाजी में कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि ना तो केन विलियमसन है ना डेविन कॉनवॉय है, और ये दोनों नंबर 3 नंबर 4 की जो अहम पोजीशन होती है वहां पर उन्होंने शानदार भूमिका निभाई थी। अब इन दोनों के नहीं रहने पर हमने देखा पिछले मैच में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। मार्क चैपमैन को खिलाया और न्यूजीलैंड ने, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स हैं। हमने देखा था कि विश्व कप में भी वो संघर्ष कर रहे थे, यहाँ पर भी वो संघर्ष करते हुए नजर आए। तो कमजोरी है थोड़ी बहुत न्यूजीलैंड की टीम में। उसके बाद उसके ऊपर से ये रेगुलर ट्रैवलिंग, आपको वक्त मिलता नहीं है ब्रेक का या फिर रेस्ट करने का। अब भारतीय टीम की भी वही हालत है और वही हालत न्यूजीलैंड की भी है। तो मुझे लगता है एक जो इम्प्रूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की तरफ से, वो है उनकी फील्डिंग, जो कि अनलाइकली पिछले मैच में थोड़ी बहुत गिरी हुई नजर आई थी, पर वो वहां पर एक इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले मैच की अगर हम बात करें तो ईश सोडी और जिमी निशम खेले नहीं थे, जो उनके रेगुलर मेंबर हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो थे। उनको लेकर हर्ष जैन का सवाल भी है कि आज वो कह रहे हैं कि आज के मुकाबले में ये दोनों खेलेंगे। कितना फर्क डाल सकते हैं जिमी निशम और ईश सोडी? आपको सभा भाई क्या लग रहा है? जिमी निशम एक बड़े मैच विनर है और हमने देखा था सेमीफाइनल मुकाबले में क्या कुछ किया था उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आप देख रहे हैं, क्योंकि सीरीज डू एंड डाई की स्थिति में न्यूजीलैंड है। वो अपनी सबसे बेस्ट 11 आप खिलाना चाहेंगे, रोटेशन शायद ना करें रांची में? आज तो करना पड़ेगा उनको राजीव, क्योंकि पिछले मैच में मान सकता हूँ कि पूरी की पूरी टीम ट्रैवल करके आ रही थी, तो उन्होंने एक दो प्लेयर्स को ब्रेक दिया। पर आज ये एक तरह से ऐसा मैच है जहां पर जीतने पे ही आप श्रृंखला में बने रहेंगे। तो कोशिश यही होगी न्यूजीलैंड के कि अपनी बेस्ट पॉसिबल 11 को वो खिलाएं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिमी नीशन और ईश सोडी को आज मौका मिलेगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं T20 फॉर्मेट में। जिमी नीशम का बड़ा ही अद्भुत सा करियर रहा है, जब भी वो आईपीएल में आए हैं खेलने के लिए, और कितनी सारी टीमों के लिए उन्होंने खेला है आईपीएल में, पर कुछ ऐसा जानदार प्रदर्शन उनका रहा नहीं है। पर जब भी वो न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं वहां पर उनका प्रदर्शन जो है काफी अच्छा रहता है। एक बॉलिंग ऑप्शन भी है जिमी नीशम। तो ये दोनों को खेलना चाहिए आज के इस मैच में, तभी मुझे लगता है कि कॉन्टेस्ट में और ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि आईसीसी रैंकिंग भी आ गई है सबा भाई। आईसीसी रैंकिंग में वर्ल्ड कप में जिन प्लेयर्स ने अच्छा किया उनको बड़ा फायदा हुआ, खासतौर से मिचेल मार्श को। कैसे आप देखते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जिस तरह से डोमिनेट किया है, अब आईसीसी रैंकिंग में भी ये खिलाड़ी डोमिनेट कर रहे हैं? और करना भी चाहिए, जिस तरह से सब लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया था। पर एक बात तो है कि उनको आप कभी राइट ऑफ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उस टीम में शानदार खिलाड़ी हैं। बस वो वेट करते रहते हैं कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आए, आईसीसी इवेंट आए, तब वहां पर वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो विश्व कप में भी वही हुआ था। मिच मार्श, मुझे लगता है कि ये जो ऑक्शन होने वाला है, मेगा ऑक्शन, वहां पर भी कई सारी आईपीएल टीम उनके पीछे लगेंगी और उनके स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई होने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि सरप्राइज किया है इस विश्व कप में अपने प्रदर्शन से।
सभा भाई, क्योंकि आपने आईसीसी रैंकिंग की हमने बात की और उसका फर्क मेगा ऑक्शन पे भी होगा, क्या डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी रिलक्टेंट होंगे कि हम सनराइजर्स से नहीं खेलेंगे या कुछ और चीजों से, क्योंकि रैंकिंग की बात आई इसलिए मैं मेगा ऑक्शन पे आ गया थोड़ा सा। कैसे आप देख रहे हैं? डेविड वार्नर वो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो जरूर उनको ले लेगा जी राजीव। अब सनराइजर्स के लिए ये मेगा ऑक्शन में होता ये है कि आपके पास कोई विकल्प बचता नहीं है। जी अगर आपको किसी टीम ने मेगा ऑक्शन में खरीद लिया है तो फिर आपको उन्हीं टीम के साथ जाना होगा। पर यहाँ पर हम्म चूंकि दो नई टीमें आ रही हैं, उनके पास ये विकल्प है कि दिसंबर 15 या 20 तारीख तक वो तीन तीन प्लेयर्स चुन चुन सकते हैं जो जो प्लेयर्स रिटेन नहीं हुए हैं अपने एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी से। तो ये हम्म एक चांस रहेगा कि जो दो नई टीमें हैं वो हो सकता है यहाँ पर डेविड वार्नर या फिर मिच मार्श ऐसे प्लेयर्स के लिए जाएं, और इनको ऑक्शन में आने की जरूरत ही ना पड़े। तो वो जी। एक ऑप्शन जरूर रहेगा यहाँ पर नई फ्रेंचाइजीज के लिए। बहुत डिटेल में हम इस मेगा ऑक्शन पे आगे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि सीरीज चल रही है और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है भारतीय क्रिकेट के लिए, वापस उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। निखिल भाई, के राहुल के प्रदर्शन को लेके जो हमारे फैंस है बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अब हर्ष जैन कहते हैं कि के राहुल जो है बड़ी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। ईशान किशन विंग्स में है और उनका घरेलू मैदान है, तो हो सकता है क्या रोटेशन हो सकता है अच्छे मैच में? नहीं राजीव भाई, देखिए उप कप्तान है। मुझे नहीं जी लगता कि केएल राहुल को वो रेस्ट करा के या रोटेशन में ईशान किशन को खिलाएंगे। केएल राहुल देखिए एक चैंपियन खिलाड़ी है और टीम के उप कप्तान है। और टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है, उतार चढ़ाव रहेगा। एक आधी इनिंग आपकी अच्छी रहेगी, पर वो इनिंग जब अच्छी होती है तो आपको वो मुकाबले जिताने को देखने होंगे। और एक आधा इनिंग आपकी खराब होगी। जिस तरीके का फॉर्मेट है ये होता है, तभी आप एक टीम में 6 बैट्समैन खिलाते हैं। और जरूरी रहता है जब एक बैट्समैन को स्टार्ट मिलता है तो वो मुकाबले जो है वो खत्म करे। आज यहाँ जी लेकिन वो चेस करते समय मुझे लगा था कि वो 165 रन हम लोग 19वें ओवर में खत्म कर सकते थे, क्योंकि गेंद बहुत गीला हो रहा था जी और वो चेस थोड़े बेहतर तरीके से प्लान हो सकता था। लेकिन नहीं, मुझे केएल राहुल जी। एक बार फिर थोड़ी सी निखिल भाई के ऑडियो ये में दिक्कत गलती है। राजीव भारतीय जी टीम मैनेजमेंट को कभी भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ये गलती बिल्कुल हम नहीं लोग कर। पहले पहले कर चुके हैं कि एक प्लेयर को हाँ एक चांस दिया फिर उसको बाहर बैठा दिया। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारतीय टीम मैनेजमेंट एक एग्रेसिव एक fearless अप्रोच के साथ मैदान में उतरे, उसी प्रकार से वो बैटिंग करे, तो बहुत जरूरी है कि आप उस प्लेयर्स को बैक करें, आप प्लेयर्स को सिक्योरिटी प्रदान करें, तभी वो हम्म जाकर खुलकर बल्लेबाजी करेंगे। उनको आप मौका दीजिए। और अभी आपके पास समय नहीं है ज्यादा परिवर्तन करने का। और जी। कॉम्बिनेशन आप जितना जल्दी डिसाइड कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा विश्व कप के लिए, जो नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। एक सवाल ऑफ ऑफ द टॉपिक है, ये कसार साहब का कहना है सभा भाई, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि टिम पे ने क्योंकि क्विट कर दी है कैप्टेंसी ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आपकी नजर में कैप्टन कौन होगा ऑस्ट्रेलिया का? हाँ, अच्छा, ये तो नई खबर है, इसके बारे में मुझे सोचने का मौका मिला नहीं है अभी तक। पर अब टिम पेन के बाद एक पैट कमिंस एक सूटेबल कैंडिडेट है, पर बॉलर को जनरली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कप्तान बनाता नहीं है। जी और अगर वो आगे टीम को बिल्ड करना चाह रहे हैं तो मे बी या तो फिर से वो शॉर्ट टर्म के लिए स्टीव स्मिथ को बना सकते हैं, क्योंकि स्टीव स्मिथ की हम्म इज्जत अभी भी उस टीम में बहुत ज्यादा है। या फिर एक और विकल्प उनके पास बचेगा कि ये मानस लबुशेन को वो कप्तान बनाए। और ज्यादा हाँ। विकल्प उनके पास है नहीं इस समय, क्योंकि ऐसे भी और जो नए प्लेयर्स हैं वो अभी भी उनका पता नहीं है कि टीम में रहेंगे नहीं रहेंगे। सिर्फ ये एक या दो ही खिलाड़ियों की जगह पक्की है इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम में। तो चलिए सवा बाईस से जानेंगे। रोहित शर्मा एक रिकॉर्ड के बेहद नजदीक, और ये रिकॉर्ड हाल फिलहाल तो विराट कोहली भी नहीं तोड़ पाएंगे या कोई भी भारतीय बल्लेबाज इस रिकॉर्ड तक पहुंचे, अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। इस पर आगे बातचीत करेंगे। क्या ये रिकॉर्ड रांची में बनेगा, ये हर किसी के जहन में, और सभा भाई ने भी बहुत क्रिकेट खेली है रांची में। पिच और कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IBM app, website, or wherever you get your podcasts. तो रांची का रण जीतने का प्रण लिया है रोहित शर्मा ने, और ये प्रण कामयाब भी होता नजर आएगा अगर रोहित शर्मा एक और छक्का लगा देते हैं।
सभा भाई 450 छक्के हो जाएंगे उनके नाम पर, और क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी के बाद तीसरे ऐसे क्रिकेटर होंगे वर्ल्ड में जो 450 से ज्यादा छक्के लगाएंगे। कैसे आप देखते हैं रोहित शर्मा द हिटमैन के इस रिकॉर्ड को? ये बहुत ही अगर आप T20 की बात करें राजीव, तो ये बहुत जी ही एक इम्पोर्टेंट शैली है जो हर एक बल्लेबाज को आनी चाहिए। और जी। ये जो 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 अदा है रोहित शर्मा की, वो भरपूर है इनके अंदर, क्योंकि एट विल वो छक्का लगा सकते हैं। शॉर्ट डिलीवरी के बारे में सभी को पता है, पर सीधा भी छक्का वो लगा सकते हैं। तो एक बार चंद ओवर्स वो खेल लें, 1 या 2 ओवर खेल लें, तो उसके बाद जिस तरह की बैटिंग उनकी रहती है, जिस आसानी से वो छक्का लगाते हैं, वो बहुत ही रूथलेस, बहुत ही मर्सिलेस बल्लेबाजी करते हैं। और गेंदबाज कोई भी हो, उससे उनको फर्क पड़ता नहीं है। और ये बहुत ही बड़ा जी अचीवमेंट है। और इस तरह से अब चूंकि वो कप्तानी कर रहे हैं, तो मुझे तो उम्मीद यही है कि कप्तानी का बोझ उनको इस कला से दूर ना ले जाए। बहुत जी जरूरी है कि आपकी जो प्राइमरी स्किल है, जिसमें आपने इतनी शोहरत कमाई है, उसको आप और भी आगे आप चला कर रखें। और मुझे वही जी। उम्मीद है रोहित शर्मा से। और आज रांची के मैच में बस इंतजार कीजिए, पहले 2-3 ओवर में ही कहीं ये रिकॉर्ड जो है वो टूट ना जाए। मेरी बात हो रही थी निखिल भाई, मेरी बात हो रही थी रांची में, कुछ हमारे जो वहाँ पे सिलेक्टर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, उन्होंने बताया कि बहुत फ्लैट ट्रैक है और बहुत रनों की बारिश आपको देखने को मिलेगी। और उतना ही इंपॉर्टेंट बोला, टॉस वहाँ पे होगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर जितना जयपुर में था उससे कहीं ज्यादा रांची में होगा, जो वहां से खबरें आ रही हैं। ये विंटर के महीने में होता है, साथ में जी कोलकाता में भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी T20 के मुकाबले शाम को जब स्टार्ट होते हैं, सेकंड इनिंग के आते आते बहुत ज्यादा ओस हो जाता है, गेंद गीला हो जाएगा और जी फ्लैट ट्रैक है, बैटिंग के लिए मजा होगा। और इतने दिनों के बाद वापस स्टेडियम में दर्शक मौजूद है, तो पूरा पैसा वसूल मुकाबला होने को है, एंटरटेनमेंट पूरी तरीके से होगा। अभी आपने रोहित शर्मा के छक्कों के आंकड़े बताए, अब जी। उम्मीद करते हैं उसी अंदाज से जो है वो चलता रहे, सिलसिला धड़ाधड़ रन बनते रहे। और जी जिस तरीके से गेंदबाजों के लिए एक परेशानी का सबब जरूर होगा राजीव भाई, जी। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगर फिर से रोहित शर्मा टॉस जीत जाते हैं, तो फिर वही एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप पहले गेंदबाजी करें, ताकि स्पिनर्स भी जी आपको सूखे गेंद से गेंद डालें। उसमें सिर्फ स्पिनर को ही नहीं, तेज गेंदबाजों को भी फर्क रहता है, चाहे जितना सपाट पिच हो, जी। सूखा गेंद आपको कुछ ना कुछ हल्का सा पहली इनिंग में मदद जरूर करेगा। सभा भाई, हाँ, पर क्योंकि हाँ, स्पिनर की बात कर रहे हैं निखिल भाई, चहल को क्या आज के मैच में खिलाया जा सकता है? मैं अभी उनके आंकड़े देख रहा था, जबरदस्त आंकड़े हैं। 49 मैचों में 63 विकेट है, भारत के लिए सबसे सफलतम गेंदबाज है वो T20 फॉर्मेट में। पर आप किस बिना पर उनको आप लेकर आएंगे? अक्षर पटेल ने जी क्या गलती कर दी थी पिछले मैच में? उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, और वो कारण उनके खेलने का यही है कि राहुल द्रविड़ की सोच है कि गहराई और ज्यादा होनी चाहिए बल्लेबाजी में। बैटिंग में, तो और ये उनकी वो बैटिंग इस आ भी गई टेम्पलेट थी। के साथ, हाँ, उसके वो इस टेम्पलेट के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। पर मैं तो यहाँ तक कहना चाह रहा हूँ कि अगर भारत टॉस जीतता है, तो भारत को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। आपको ये जी अभ्यास करना होगा कि जहां पर ओस पड़ रहा है, वहां पर हम पहले बल्लेबाजी करके हम किस तरह का पार स्कोर सेट करते हैं। और शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। आपके पास ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि कई बार इस जीत के पीछे भागने के चक्कर में हमारा जो असल गोल होता है, वहां से हम दूर हो जाते हैं। इसीलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि पहल अगर यहीं से शुरू हो जाए, तब हमारे खिलाड़ी को भी अभ्यास हो जाएगा कि टफ कंडीशन में किस तरह से बॉलिंग करनी है, इस प्रकार के कंडीशन में आपका क्या टारगेट होना चाहिए। इसी तरह से आप अपने आप को टेस्ट करते हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारे पास इतने शानदार टीम है, इतने शानदार प्लेयर्स हैं, कि थोड़े बहुत अगर वो अपने आप को इस प्रकार के कठिन परिस्थिति में डालेंगे, तभी वहां से वो सीखेंगे और बहुत जल्दी अडेप्ट करेंगे। निखिल भाई, ये बड़ा अच्छा सजेशन है सभा भाई का। आप इत्तेफाक रखते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करें, अगर टॉस जीते पहले बैटिंग करें, या पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप पहले सीरीज जीतें देन एक्सपेरिमेंट करें? मैं राजीव भाई, क्योंकि कप्तान नया है, बिल्ड करने जी को देख रहा है टीम, सजेशन बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हम्म अभ्यास करना है, तैयारी उसी तरीके से करनी है। बट मैं चाहूंगा कि पहली श्रृंखला खेल रहे हैं, आपको मौका है, तो आप पहले श्रृंखला जीतिए। आखिरी मुकाबले में कलकत्ता में अगर ऐसा होता टॉस जीते, तब आप पहले बल्लेबाजी करने को देख सकते हैं, ताकि हम्म गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी चुनौती रहे। वो मुश्किल काम करना भी जरूरी है, क्योंकि आप देखिए, हमेशा जब टॉस के निर्भर नहीं रह सकते कि हमेशा आप जो है चेस करते हुए नजर आएंगे। आपको हम्म पहले बल्लेबाजी करके आपको डिफेंड भी करना है। और बॉलर्स को हम जितनी मर्जी अभ्यास कर लें कि गेंद हम्म गीला कर लीजिए, बाल्टी में पानी डाल के गेंद को गीला करके आप बॉलिंग कर लीजिए, लेकिन
वो अभ्यास में गेंदबाजी करना और मुकाबलों में गेंदबाजी करना, वो दबाव, वो मैच सिमुलेशन क्रिएट करना, वो जब तक आप मैचेस में नहीं करेंगे उस तरीके से आप उस लय में नहीं आ पाएंगे। आपके लिए वो हमेशा परेशानी का सबब रहेगा। और मैं सहमत हूँ सबा भाई से कि ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। पर पहले मैं चाहूंगा कि पहले अगर हमारे पास मौका है, श्रृंखला पहले उसको एक तरीके से जीत लिया जाए, फिर आखिरी मुकाबले में प्रयोग करें। सवा भाई, क्योंकि एक गेंदबाज आपके इंजर्ड भी हैं, सिराज के हाथ में चोट लगी थी और लास्ट ओवर में अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक सवाल आ रहा है, हमारे एक व्यूअर हैं, उनका कहना है कि हर्षल पटेल को यहाँ पे खिलाया जाना चाहिए, उनके पास वेरिएशन ज्यादा है और वो ऑस्ट्रेलिया अगर आप वर्ल्ड कप में ध्यान में रख रहे हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। क्या आपको लग रहा है आवेश खान से ऊपर चांस मिलेगा यहाँ पे हर्षल पटेल को? मैं चाहता हूं कि आवेश खान को मौका मिले, क्योंकि जी। T20 के फॉर्मेट में आपको एक ऐसा कोई पेस बॉलर चाहिए जिसके पास गति हो, और जो स्पीड जनरेट करते हैं आवेश खान 143-144 किलोमीटर प्रति घंटा, उनके पास वो हाइट है, वो एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करते हैं, उनके पास वो शानदार स्लो बाउंसर है। और आपको T20 में भी गति चाहिए। पिछले मैच में आपने देखा लॉकी फर्ग्यूसन ने क्या किया था, मिडिल ओवर्स में आए थे, वहां पर उन्होंने पहले या 2 ओवर में गति से ही दोनों ही बल्लेबाजों को पीछे ढकेल के रखा था। तो गति का फायदा आपको मिलता है, और उसके साथ साथ अगर आपके पास उसमें वेरिएशन है, अगर आप गति परिवर्तन कर सकते हैं, तो फिर उतना आसान होता नहीं है बैटर्स को एडजस्ट करना। तो मुझे लगता है कि अगर मौका देना चाहिए सिराज की जगह पे, तो फिर यहाँ पर आवेश खान को ही मिलना चाहिए। क्योंकि पिछले मैच में आपको याद होगा दीपक चहर भी बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए थे। जिस स्विंग की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं दीपक चहर से, वो स्विंग कल पिछले मैच में उनको नहीं मिली थी, और आईपीएल के दूसरे लेग में भी उनको नहीं मिली थी। तो कुछ ना कुछ वहां पर कमी है दीपक चहर की गेंदबाजी में, और मुझे उम्मीद है कि पारस मामरे उनके साथ बहुत क्लोजली उनको वॉच कर रहे होंगे और उनके साथ काम करेंगे। अब भुवी को आप देखिए, आईपीएल के दूसरे लेग में उनकी आईपीएल में या फिर वर्ल्ड विश्व कप में उनकी स्विंग अदारत थी, पर पिछले मैच में कोई स्विंग उन्होंने प्राप्त की। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ट्वीक करने की जरूरत होती है, फिर से आपको एक्शन देखना होता है, आपको रिलीज ठीक हो रहा है कि नहीं, आपकी सीम पोजीशन सही है कि नहीं। तो इन सब चीजों पर अगर पारस काम करेंगे दीपक चहर के साथ, तो वापस वो स्विंग देखने को मिलेगी दीपक चहर की गेंदबाजी में भी। सवा भाई, आपके लिए एक सवाल है अमित अग्रवाल का। उनका कहना है कि श्रेयस अय्यर को मैनेजमेंट क्यों नंबर 5 पे खिलाता है जब वो 4 पे अच्छा खेलते हैं? क्या रीजन आप देख रहे हैं श्रेयस अय्यर के लिए आइडियल बैटिंग नंबर? क्योंकि जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे आते ही स्ट्रोक बड़े शॉट्स खेलने में, आइडियली क्या आपको लग रहा है नंबर 3-4 पे होना चाहिए? 5 पे थोड़ा सा उनके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन है, जिस कैलिबर के वो बैट्समैन है। नंबर 3 मेरे हिसाब से नंबर 3, क्योंकि नंबर 3 पर आने पर उनको वक्त मिल जाता है। पावर प्ले में अगर गिर भी जाए तभी वो बैटिंग कर सकते हैं। मिडिल ओवर में उनका स्ट्राइक काफी अच्छा रहता है, वो मैच को कंट्रोल करते हैं। और नंबर 3 पर अगर श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं तो नंबर 4 पर फिर सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं। देखिए, आपको जो कॉम्बिनेशन है वो आपके दिमाग में बन चुका है इस वक्त। विराट कोहली जब वो वापस आएंगे तो नंबर 3 पर आएंगे खेलने के लिए। तो अभी जो मौका है, वहां पे जो जगह बन रही है, वो नंबर 3 पर फिर श्रेयस अय्यर की बन रही है। और सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता है कि नंबर 4 उनके लिए पोजीशन काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो स्पिनर्स के विरुद्ध कितना अच्छा खेलते हैं। उससे मुझे लगता है कि अगर आप सभी भारतीय बल्लेबाजों को देखेंगे तो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के विरुद्ध वो एक ऐसा बल्लेबाज है जिसका स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर रहता है, और जो काउंटर अटैक कर सकता है विकेट गिरने के बाद भी। और उसी प्रकार के मानसिकता की जरूरत है इस समय भारतीय टीम को। निखिल भाई, हर्ष जैन हमारे व्यूवर, अच्छा अच्छी बात ये खेल नीति पे जो लोग जुड़ते हैं पूरे स्टैट्स के साथ आते हैं। निखिल भाई, अब बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट उन्होंने श्रेयस अय्यर का दिया है कि 120 का स्ट्राइक रेट रहा है आखिर के 3 सालों में श्रेयस अय्यर का, जो T20 फॉर्मेट को सूट नहीं करता। कैसे अब आप देखते हैं? मतलब दर्शकों की अपनी राय है, उनके पास अपने स्टैट्स हैं। बिल्कुल सही, बहुत नंबर खोद के निकाले हर्ष भाई ने अपने सवाल के साथ। पर वो 3 साल के जो स्टैट्स है ना, वो नंबर में फर्क पड़ता है राजीव भाई की उस मुकाबले में किस नंबर पे बैटिंग कर रहा है, मैच की क्या सिचुएशन है, पहले बैटिंग कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं। अगर चेस कर रहे हैं, मुकाबले आपने कंट्रोल के साथ आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपने बड़ी हिट्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो सारे एवरेजेस मिला के वो 120 का वो स्ट्राइक रेट रहता है। कि आप जब एक स्कोर को सेट कर रहे हैं या चेस कर रहे हैं, उससे भी बड़ा फर्क रहता है। बट ये अच्छे आंकड़े हैं। अब धीरे धीरे मुझे जो लगता है भारतीय टीम का माइंडसेट जो चेंज करने को रहेगा, जिस तरीके से इंग्लैंड ने किया है, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, किस रफ्तार से आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, किस स्ट्राइक रेट से आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये सब चीजों के ऊपर एक बहुत पैनी सी नजर रखेंगे राहुल द्रविड़।
इंग्लैंड की टीम का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आप T20 में आके आपने ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज रखे हुए हैं, वो मानसिकता में बदलाव है कि अगर आपको लगता है कि आप गेंद को बाहर क्लियर कर सकते हैं तो आप जरूर क्लियर कीजिए, और उसी रणनीति के साथ आपको उतरना होगा। एक विस्फोटक टीम बनाने की आवश्यकता रहेगी। धीरे धीरे ये मुकाबला जो है वो पावर गेम की तरफ जाने लगा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जिस तरीके से आप रचनात्मक अंदाज से आप रन बटोरते हैं, स्कोरबोर्ड चलते रहना चाहिए, और खासतौर से पहले 6 ओवर के बाद अगर आप 2 ओवर शांत रह लेते हैं, 9 ओवर के बाद आप किस तरीके से बगैर जोखिम के भी एक बाउंड्री प्रति ओवर लगाते हैं, तो 8-8, 9-9 रन बीच के ओवर से भी अब आप टीमें निकालती हुई नजर आएंगी। तो डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर सभा भाई आपके लिए सवाल आ चुका है कि बंगाल ने कल गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस किया है, कैसे आप उसको देखते हैं? वो जीत सकते थे कल मैच, और क्या एक बार फिर आप देख रहे हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट का फाइनल? हाँ, एक्सपेक्टेड लाइंस पे चल रहा है ये, क्योंकि पिछले साल डिफेंडिंग चैंपियंस थी तमिलनाडु, उसके पहले 2 साल लगातार कर्नाटका जीती थी T20 का फॉर्मेट, और कल तो हाथ में आया हुआ मैच बंगाल ने गवा दिया, और वो भी एक शानदार कमबैक रहा था बंगाल का। अंतिम ओवर में बंगाल को चाहिए थे 20 रन, वहां पर ऋतिक रॉय चौधरी एक यंग बैटर है जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, 2 छक्का उन्होंने लगाया, फिर आकाशदीप आए, उन्होंने एक चौका लगा दिया, और आपको अंतिम गेंद में सिर्फ 1 रन चाहिए था, और पता नहीं उस समय आकाशदीप के दिमाग में क्या आया कि वो 1 रन चुराने गया, और वो भी उन्होंने मार दिया बॉल मनीष पांडे के हाथ में। और ये देखिए मनीष पांडे का अनुभव, सबसे अच्छे फील्डर है इस समय, उन्होंने सीधा डायरेक्ट हिट से रन आउट कर दिया। और पावर प्ले जब सुपर ओवर शुरू हुआ, पता नहीं किस कारण से वहां पर ऋतिक रॉय चौधरी जो कि इतने अच्छे रन बना रहे थे, बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे, उन्होंने स्ट्राइक नहीं लिया, और वो कैफ अहमद ने स्ट्राइक लिया, 2 गेंद उन्होंने गवा दी, फिर श्रेयस गोस्वामी आए, वो फिर से दोबारा रन आउट हो गए, पहले पारी में भी पहले बैटिंग करते हुए भी रन आउट हुए थे, और सुपर ओवर में भी रन आउट हो गए। तो मैं मैच देख रहा था, बड़ा ही रोमांचक मैच था, पर अंत में मुझे लगता है कि बंगाल ने मैच को गवा दिया। पर यह दर्शाता है कि बड़े मैचेस में किस तरह से आपको हैंडल करना है प्रेशर, वो मनीष पांडे और उनकी टीम ने दिखाया कल के मैच में। करुण नायर ने अच्छी बल्लेबाजी किया, उनको सही पोजीशन पे रखा जहां पर उन्होंने कैफ अहमद का कैच पकड़ा था लॉन्ग ऑफ पर। निखिल भाई, फिर एक और स्टैट आ गया, अब इस बार स्टैट्स आए हैं दीपक चहर को लेके, उनका ये मानना है कि 7 T20 मैचों में सिर्फ 2 विकेट ले पाए। अगर वो स्ट्राइक बॉलर हैं तो पहले 6 ओवर में विकेट तो निकालने पड़ेंगे, तो फिर ऐसे में, और स्पीड है नहीं आपके पास, तो फिर क्यों आप खेलेंगे अगर आपका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है पहले 6 ओवर में? जी, और ये बड़ा जरूरी स्टैट है, और उनको जब गेंदबाजी बड़ा एग्जाम चल रहा है आपका और सभा भाई का स्टैट्स के साथ। बिल्कुल सही बात है, दे धनाधन स्टैट्स, और ये एक्चुअली ये स्टैट्स हम लोगों ने मुकाबले के दिन भी हमने स्टैट्स निकाल के दिखाए थे कि पावर प्ले में वो विकेट नहीं चटका रहे। बहुत सारे मुकाबले हो गए हैं जब वो बगैर विकेट के गेंदबाजी की, और एक समय था कि उनकी हमेशा विकेट्स जो है वो पावर प्ले में रहती थी और टीम हमेशा अच्छा करता था। पर सही कहा, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि रोहित भी उनको उस तरीके से इस्तेमाल करे जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी करते थे। स्विंग गेंदबाज है, उनसे 1 ओवर कराया, उसके बाद पावर प्ले के बाद कराने को देखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप उनको पावर प्ले में गेंदबाजी कराएं, और कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट स्टाफ में पारस है या अपने पुराने वीडियोस देखने होंगे कि वो गेंद उनका स्विंग क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी वो ताकत है। और इसीलिए आपको याद होगा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दीपक चहर ने कहा था कि मैं माही भाई से पूछ रहा हूँ कि मुझे डेथ बॉलर क्यों ना बनाया जाए, तो महेंद्र सिंह धोनी ने फिर कहा था कि आपका काम है नया बॉल से बॉलिंग करना, और 3 ओवर के बाद बस उसके बाद आप पीछे की तरफ मत जाइए, क्योंकि आपकी वो ताकत नहीं, आपकी ताकत है शुरुआत में आके गेंद को मूव कराए और विकेट चटकाए। बट ये एक परेशानी का सबब, मुझे लगता है कि उनकी जगह भी आप किसी और को खिला सकते हैं। आखिरी मुकाबले में आप किसी ना किसी को 2 मुकाबले देंगे, ये मुकाबला तो मुझे लगता है कि दीपक चहर ही खेलेंगे, बट एक रोटेशन के तहत आप वो गेंदबाज की खोज कर रहे हैं विश्व कप के लिए, तो मुझे लगता है आखिरी मुकाबले में कुछ बदलाव होंगे जरूर। जी, चलिए एक और ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ट्रेंट बोल्ट वर्सेस रोहित शर्मा जो एक मुकाबला चल रहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से रोहित ने कहा कि मुझे उनकी कमी पता है और ट्रेंट बोल्ट को उनकी ताकत का पता है, तो ये एक दूसरे के बीच में जो जंग है वो रांची के रण में किस तरह से नजर आएगी, इस पे आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी
और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार। 2 मैचों में लगातार 2 बार ट्रेंट बोल्ट रोहित शर्मा को एक जैसी गेंद पर आउट कर चुके हैं, यानी कि शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर, जहां से आपको क्रैम्प होते हैं, आपको रूम नहीं मिलता और फिर टॉपेज होता है और आप आउट होते हैं। सबा भाई, कुछ इसी तरह के मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं अब रांची में भी? बड़ा शानदार स्पेल डाला था ट्रेंट बोल्ट ने जो पहला मैच हुआ जयपुर में। पिछले मैच में जिस तरह से बॉलिंग करते हैं ट्रेंट बोल्ट, वो नजर नहीं आया था राजीव। जनरली वो स्विंग बॉलर हैं और उनकी जो लेंथ रहती है वो गुड लेंथ एरियाज रहती है, ऊपर बॉल को रखते हैं और वहीं से वो विकेट लेते हैं। पिछले मैच में दोनों टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट की लेंथ थोड़ी बहुत छोटी रही थी। वो पता नहीं किस कारण से वो लेंथ, जो सही लेंथ होनी चाहिए, वो मिस कर रहे थे दोनों ही बॉलर्स। और यही टिम साउदी ने पोस्ट मैच में भी कहा कि जो पहले के 2 या 3 ओवर जो घटे, उनके मुताबिक उन्होंने सही लेंथ पे गेंदबाजी की नहीं। पर इस मैच में मुझे लगता है कि वहां पर इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को भरोसा है कि उनके जो दोनों फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट, वो विकेट ला कर देंगे, तभी वो दबाव बनाएंगे न्यूजीलैंड की टीम भारत के ऊपर। तो इस बार भी रोहित शर्मा को तैयार होना पड़ेगा। जो पिछले मैच में उन्होंने ब्लफ की बात की थी, एक और ब्लफ आने वाला है इस बार भी इस मुकाबले में। तो ये बहुत ही दिलचस्प रहता है ये मैचअप्स। हम लोग जो कमेंट्री भी करते हैं तो इन सब चीजों के बारे में बात करने बड़ा मजा आता है कि चलिए मैच तो हो रहा है, पर ये मैचअप्स है रोहित शर्मा वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी वर्सेस केएल राहुल। और देखिए T20 का मुकाबला, यहाँ पर हम लोग मैचअप्स की बात कर रहे हैं जहां पर सिर्फ 1 या 2 ही ओवर एक बल्लेबाज को खेलना होता है एक बॉलर के सामने। निखिल भाई, क्योंकि ब्लफ की बात हो रही, क्या न्यूजीलैंड एक बड़ा ब्लफ खेल सकती है? 4 फास्ट बॉलर खिला के एडम मिलने को भी टीम में ले आए, फर्ग्यूसन है, ट्रेंट बोल्ट और साउदी। क्या एक ये स्ट्रेटजी, हमें एक नई स्ट्रेटजी देखने को मिल सकती है? क्योंकि टॉड एस्टल अच्छी गेंदबाजी कर नहीं पाए थे, ईस्ट ओडी की बड़ी पिटाई हुई हमने देखा फाइनल मुकाबले में। कैसे आप देखते हैं, क्या एक नया कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड खिला सकता है ड्यू फैक्टर को देखते हुए भी? राजीव भाई, जो आपने आखिरी में कहा ना, और ड्यू के चलते, यही मुझे लगता है न्यूजीलैंड को करना भी चाहिए। उनकी ताकत भी है, उनके फास्ट बॉलर्स, उनकी ताकत भी है जी। और आपके पास जब उस किस्म की गति है तो आपके पास एक वो बेहतर विकल्प रहता है, क्योंकि जब गेंद गीला हो जाएगा तो वैसे भी स्पिनर के लिए बड़ी दिक्कतें रहेंगी। तो मैं मानता हूं कि ये एक बुरा विकल्प नहीं है, और आपको अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से ही देखना है कि मेरे पास टीम में क्या कॉम्बिनेशन बनता है। मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं संभालना, कहीं ये आवाज जो है ना न्यूजीलैंड खेमे तक ना पहुंच जाए। गुरुजी क्या कर रहे हो? सबा भाई, लेकिन ये बहुत सबा भाई, मैं अगर कैप्टन होता तो मैं 4 फास्ट बॉलर खिलाता, और क्योंकि आपके पास स्पीड है, एडम मिलने भी 145 प्लस डालते हैं, फर्ग्यूसन भी डालते हैं, तो मिडिल ओवर्स में क्यों ना आप हार्ड लेंथ की बात करते हैं हमेशा सबा भाई, एक नई थ्योरी हमने देखी है वर्ल्ड कप में कि हार्ड लेंथ पे डाल के आप बैट्समैन को बैकफुट पे रखें। क्या ये थ्योरी न्यूजीलैंड के जहन में होगी कि आप उनको बैकफुट पे रखे लगातार? और भारत के खिलाफ किया भी था उन्होंने यूएई में। राजीव, अगर आप कप्तान होते और 4 पेस बॉलर खेलते तो फिर आपकी जगह कहाँ से बनती? इसके बारे में सोचा नहीं है। फिर तो निखिल भाई मेरे भी वो मसल पुल करा देते। हाँ नहीं, पर सही है, ये शानदार विकल्प होगा, क्योंकि जिसके बारे में हम लोग बहुत दिन से बात करते आ रहे हैं कि गति होना चाहिए आपको। और 2 स्विंग बॉलर है उनके पास, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, और अगर 2 रियल स्पीडस्टर्स टीम में आ जाएं तो फिर वो परेशानी पैदा करेंगे भारतीय टीम को। और भारतीय टीम ऐसे भी मुझे लगता है कि उनको परेशानी होगी अगर उनके सामने रियल क्विक बॉलर आ जाए। और दोनों एडम मिल ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है विश्व कप में, तो ये बहुत ही शानदार ये सुझाव होगा। ये आप सुझाव भेज दीजिए न्यूजीलैंड खेमे में, तो मुझे लगता है कि और मजा आने वाला है इस T20 मुकाबले में, क्योंकि एडम मिल ने एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और तेज गति डालने वाले उनके वो स्पीडस्टर हैं, और ये जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया विश्व कप में, उसका फायदा उनको मिलेगा। देखिए, फायदा तो मिला था, खेल ली थी, केन विलियमसन सुनते थे तो फाइनल तक पहुंच गए। अब टीम साउदी सुन नहीं रहे थे, उनकी गलती, हम लोग क्या कर सकते हैं निखिल भाई। तो बहरहाल उनको सुनना पड़ेगा अगर मैच इनको जीतना है भारत में, तो क्योंकि सारी रणनीति तो हम लोग बता ही देते हैं, और एक ट्रांसलेटर भी रखना पड़ेगा साथ में कि हमारी जो इतनी क्लिष्ट हिंदी है उसको समझे वो थोड़ा। लेकिन निखिल भाई, चलते थे, मार्टिन गुप्टिल और चैपमैन ने जिस तरह की बैटिंग की, आपको लग रहा है आर अश्विन को पावर प्ले में यूज किया जा सकता है? पिछले मैच में भी 1 ओवर डलवाया गया, और बीइंग ऑफ स्पिनर आप बड़े खुश होंगे, ये ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन कर रहे थे, नो एक्सपेरिमेंट एट ऑल। ये शायद राहुल द्रविड़ ने भी बोल दिया गया कि आप भैया नॉर्मल ऑफ स्पिन करो, नहीं तो फिर आप बाहर बैठो।
नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है सुन के कि राहुल द्रविड़ कह रहे हैं कि आप अपनी जो है ना नॉर्मल ऑफ स्पिन कीजिए, उसके बाद आप कैरम गेंद वगैरह जो एक मतलब एक चेंज गेंद है उसको चेंज की तरह इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी जो ताकत है उस पर बने रहिए। और जो जिस तरीके से जिस गेंद पे चैपमैन को आउट भी किया था वो एक ड्रीम डिलीवरी थी। एक फिंगर स्पिनर के लिए हवा में गेंद ड्रिफ्ट हुई, सीम खड़ी थी और गेंद डिप हुआ और स्पिन के साथ उनको क्लीन बोल्ड किया। और बहुत ही हुनर वाले गेंदबाज है, ये सब हम जानते हैं। उनको किसी को प्रूव नहीं करना, बट अपने आप में बस भरोसा दिखाना है कि आपको ज्यादा मतलब प्रयोग करने की जरूरत है नहीं। आपकी ऑफ स्पिन इतने साल जो हमेशा असरदार और कारगर साबित हुई है, उसी में भरोसा दिखाइए, आप विकेट चटकाएंगे। और मजे की बात ये कि ये इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी राजीव भाई कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की स्पीड में जब आप गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद हवा में लटक रहा है, तो उस गेंद में घुमाव जो है वो लगभग 3 डिग्री का मिल रहा था। आप 90 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा में जब गेंदबाजी करते हैं फिंगर स्पिनर और लेग स्पिनर भी, तो लगभग 1 डिग्री का स्पिन मिल रहा था। तो जितना धीमे डालेंगे वहां पे बैट्समैन को भी दिक्कत रहती है, क्योंकि फिर उनको अपनी ताकत लगानी होती है बाउंड्री मारने के लिए। तो मैं मानता हूं कि रविचंद्रन अश्विन जो है फिर से पूरी तरीके से लय में नजर आ रहे हैं और ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है जी। और निखिल भाई को अपना टाइम भी याद आ रहा है। सभा भाई जयसूर्या जब बहुत पिटाई करते थे फास्ट बॉलर्स की और निखिल भाई को तुरंत बुलाया जाता था। मुझे सुनने में आया है सभा भाई कि पहले फास्ट बॉलर पीछे की तरफ देखने लगते थे जब पिटाई शुरू होती थी, तो निखिल भाई को याद किया जाता। आपने निखिल भाई बहुत ये होता था वाकई, आपने बहुत बॉल डाली है निखिल भाई सनत जयसूर्या को। बहुत एक्चुअली उस समय में 15 ओवर का पावर प्ले होता था 50 ओवर की क्रिकेट में, और फिर आखिरी में होता था। तो पावर प्ले में नॉर्मली क्या होता था कि अनिल भाई डालते थे, फिर एक समय आया कि पावर प्ले में हमरे मत्थे पे 2-2 ओवर डालने पड़ते थे और सामने अंकल जी बैटिंग करते थे। पर इस मामले में ना राजीव भाई फर्क ये है कि आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है ना वो बिल्कुल क्लियर रखनी होती है। आप अपने मतलब दोहरा माइंड नहीं रख सकते, डबल माइंड नहीं हो सकते। आपको अपनी ताकत के ऊपर ही उस पर भरोसा दिखाना है और आपका जो गेम प्लान है उसके ऊपर आप डटे रहिए। बिल्कुल। और दिल्ली वाली गेंदबाजी इसीलिए आपको इंटरनेशनल में काम आई। कहते हैं चोर बॉलिंग करके निकल जाना 2 ओवर डाल के अपना निकल गए, बाद के ओवर फिर देखेंगे विकेट लिया जाएगा उसमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका। सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ आप भी रोज जुड़े सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @RajiVmish मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बेहतरीन सवाल भेजने के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On this very special 150th episode of Advertising is Dead, Varun's in conversation with Pooja Dhingra, pastry chef, podcaster, and founder of Love 15 Patisserie. Do check out this episode for a look at her journey as a creator and entrepreneur. On Paisa Vaisa, Anupam is joined by Ravi Rahulaparthi, CEO and co-founder of Kapita FinTech. They discuss the problems when it comes to ESOPs, i.e. employee stock options. Facebook announced their rebranding and its ambitions on becoming a metaverse company. On Simplified, Tony, Chuck, and the others talk about what this means. On All Things Policy, Ruturaj Gowaikar and Aditya Parikh discuss the European Union's Arctic strategy. And on Say No to Drama, tune into episode Moodiness, My Birthright, as Chetna talks about how you can be as moody as you want to be. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And do follow us on YouTube. We have a number of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube, where you'll be able to take a look at all of the channels we have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much. You make this possible. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां-जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा मैत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।